कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करी चाय में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक, ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोड फिर रैप पर खट खट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में मैंने आपको बुद्ध के जीवन की कथा सुनाई थी और उनकी मेजर फिलॉसफीज़ को समझाने की कोशिश करी थी, उनकी मेन इम्पॉर्टेंट काउंसिल्स को समझाया था, बुद्धिस्ट लिटरेचर को समझाया था। तो आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कुछ थ्योरी है और फैक्ट कम है। तो समझते हैं उसको। सबसे पहले आता है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को 3 पार्ट में देखते हैं, स्तूप, चैत्य और विहार। जो स्तूप हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें क्या रखे जाते हैं, बुद्ध के अवशेष और कुछ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं उनके अवशेष उनकी मृत्यु के बाद स्तूप के अंदर रखे जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे सांची, सारनाथ, अमरावती के स्तूप जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। चैत्य की बात अगर करें तो दे आर बेसिकली प्रेयर और डिस्कशन हॉल। ये एक रेक्टेंगुलर हॉल होता है जिसके बीच में स्तूप होता है और मॉन्क्स इसके आजू बाजू बैठकर सर्कल में प्रेयर करते हैं या किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। अब एग्जाम्पल है कार्ले केव्स, पुणे। कार्ले केव्स जो है वो इंडिया में जो है वो सबसे लार्जेस्ट चैत्य है, ठीक है। और जो कन्हेरी मुंबई का है, कन्हेरी चैत्य जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। क्या है वो? सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, कार्ले केव्स और कन्हेरी के। नेक्स्ट है विहार, ठीक है। विहार वो जगह होती है जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। बेसिकली वो बौद्ध भिक्षुओं का क्या होता है, मठ होता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट विहार हैं तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी विहार है। क्या है? तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल प्रदेश में। फिर एक और है जौननार विहार। आई होप आपको स्तूप, चैत्य और विहार के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। स्तूप जो होता है वो चैत्य के अंदर हो सकता है बट विहार के अंदर कोई स्तूप नहीं होता है। आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हीनयान और महायान के बीच के डिफरेंसेस बताऊंगी। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हीन का मतलब होता है छोटा और यान का मतलब क्या होता है? व्हीकल, यान, ठीक है। वायुयान कहते हैं ना जैसे, तो हीन यान का मतलब क्या होता है? व्हीकल। तो हीनयान का अर्थ होता है लेसर व्हीकल, वही महायान का अर्थ होता है ग्रेटर व्हीकल। अब इनकी सोच का अगर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हीनयान बुद्ध को एक सामान्य इंसान के तौर पे ही ट्रीट करते थे, जबकि महायान बुद्ध को भगवान का जो है वो इनकारनेशन मानने लगे थे, भगवान का अवतार मानने लगे थे। हीनयान जो थे वो मानते थे कि निर्वाण की प्राप्ति हाईएस्ट आइडियल है, मतलब किसी ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली वो उसके लिए सफिशिएंट है, वो अपनी लाइफ के चरम जो है सीमा पर पहुंच चुका है, ठीक है। वहीं महायान में हाईएस्ट आइडियल क्या होता है कि ना केवल तुम खुद निर्वाण की प्राप्ति करो बल्कि दूसरों को भी हेल्प करो कि वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने खुद किया था। आई होप यू गॉट इट। फिर है आइडल वर्शिप। आइडल मतलब मूर्ति। हीनयान शाखा के लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, वहीं महायान शाखा में आइडल वर्शिप करने लगे थे, बुद्ध की मूर्ति को बना के पूजने लगे थे, जबकि बुद्ध ने खुद कहा था कि तुम्हें खुद जो है बुद्ध बनना है, तुम्हें मेरी मूर्ति बना के उसकी पूजा नहीं करनी है। बट उसके अगेंस्ट महायान शाखा के लोग आइडल वर्शिप करते थे। हीनयान शाखा में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो पाली में लिखे गए हैं, जो उस समय की कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी। वहीं महायान शाखा के लोगों ने टेक्स्ट किस में लिखे? संस्कृत में लिखे। अब हीनयान और महायान कौन से पार्ट में ज़्यादा उपस्थित थे? तो हीनयान जो थे वो सीलोन, बर्मा और सियाम में ज़्यादा मिलेंगे,
जैसे सीलोन और बर्मा और सियाम आपको ये मैप में दिख सकते हैं। ये एरिया जो है, बर्मा कहाँ पर है? म्यांमार में। और सियाम कहाँ पर है? थाईलैंड में। ठीक है। वहीं महायान आपको कहाँ मिलेंगे? चाइना, कोरिया और जापान में। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो येलो वाला है वो क्या है? महायान शाखा है। ठीक है, मैप से क्लैरिटी आ गई होगी आपको। ठीक है, हीनयान को ही थेरावाड़ा कहा जाता था। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब जिस तरह से बुद्धिज़्म से डिवाइड होके हीनयान और महायान बना था, वैसे ही हीनयान में भी कुछ सबसेक्ट्स थे और महायान में भी कुछ सबसेक्ट्स थे। उसको देखते हैं। हीनयान के सबसेक्ट्स हैं वैभाषिका और सौतंत्रिका। वैभाषिका और सौतंत्रिका, नाम याद रखिएगा। उसी तरह महायान शाखा के सबसेक्ट्स थे माध्यमिक और योगाचर। माध्यमिक और योगाचर। तो माध्यमिक सबसेक्ट का फाउंडर थे नागार्जुन और योगाचर के फाउंडर थे मैत्रेय नाथ। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वज्रयान। अपार्ट फ्रॉम हीनयान एंड महायान जो कि प्रोमिनेंट थे, एक और सेक्ट था जो कि था वज्रयान, जिसको हम व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट या फिर तांत्रिक बुद्धिज़्म। इस शाखा के लोगों का मानना ये था कि हमें सैल्वेशन, हमें निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी? जब हम मैजिकल पावर्स को ग्रहण कर लेंगे। बेसिकली ये लोग तंत्र मंत्र पे ज़्यादा फोकस करते थे और उन्हें लगता था कि तंत्र मंत्र के माध्यम से हमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये लोग मेजरली कहाँ मिलते थे? वो है ईस्टर्न इंडिया के बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। ठीक है, क्या नाम है इनका? वज्रयान। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कॉजेस थे जिन्होंने बुद्धिज़्म का स्प्रेड करवाया इंडिया में, कि वो इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गया बुद्धिज़्म एक समय पर, उसे देखते हैं। सबसे पहले तो थी बुद्ध की खुद की पर्सनैलिटी। सबको पता था कि भाई बुद्ध क्या थे? प्रिंस थे। कैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मॉन्क का जीवन व्यतीत करने लगे, वो धर्म ज्ञान की खोज में। ठीक है, तो सब उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और वो बनना चाहते थे खुद गौतम बुद्ध की तरह। फिर था डिफेक्ट्स ऑफ हिंदुइज़्म, जो कि हमने पिछले वीडियो में देख ही लिए थे। कितने सारे डिफेक्ट्स थे, बलि दिए जा रहे हैं, यज्ञ करे जा रहे हैं, वो भी इतने सारे एक्सपेंसिव यज्ञ कर रहे हैं। तो उन सब के जो डिफेक्ट्स थे उन्होंने किसको राइज करवाया? बुद्धिज़्म को। फिर थी सिंपल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म। वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ाते थे चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहती थी, आम लोगों को भी समझ में आ जाती थी, तो लोग उसको फॉलो करने लगे थे। फिर है एक्सेप्टेंस ऑफ पॉपुलर लैंग्वेज। जहाँ लेटर वैदिक एज में प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वेद संस्कृत में लिखे जा रहे थे जो कि आम जन की भाषा नहीं थी, वहीं ऑन कॉन्ट्ररी टू डैट बुद्धिज़्म के टेक्स्ट जो थे वो पाली लैंग्वेज में थे। कौन सी लैंग्वेज में थे? पाली लैंग्वेज में। टेक्स्ट या फिर उनकी जो भी सीख देते थे वो पाली लैंग्वेज में देते थे। तो वो क्या था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उसके स्प्रेड में। ठीक है, नेक्स्ट इज बुद्धिज़्म वॉज इकोनॉमिकल। अब जहाँ लेटर वैदिक एज में जो नए नए रिलीजियस सेरेमनीज आ रही थी वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी कि कॉमन लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। उसके जस्ट उलट में बुद्धिज़्म जो थी उसमें कोई भी पैसा तुम्हारा नहीं लग रहा था। निर्वाण की प्राप्ति भाई मुफ्त में होती है। यू जस्ट हैव टू मेडिटेट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। हर तरह के बुरे थॉट से खुद को दूर रखना है, तो इसमें कोई भाई पैसा तो लग नहीं रहा, तो वो डेफिनेटली इकोनॉमिकल था लोगों के लिए। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इट वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वालिटी, जहाँ पर वैदिक एज में कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हो गया था कि शूद्र की कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। तो बट बुद्धिज़्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। लोअर क्लासेस के लोग भी जो थे बुद्धिज़्म को फॉलो कर सकते थे बड़ी आसानी से, तो उनको इक्वालिटी की फीलिंग आ गई। नेक्स्ट हुआ संघ। संघ जो थे वो ऐसी जगह होती थी जहाँ पे टीचिंग्स दी जाती थी, डिस्कशंस होते थे। तो यहाँ पे हर वर्ग के लोगों को डिस्कशन करने का मौका मिलता था, तो उनको अच्छी फीलिंग आती थी, उनको भी कुछ इम्पोर्टेंट सा फील होता था। तो ऑब्वियसली इन संघ ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में।
नेक्स्ट वॉज एफर्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड रिलीजियस प्रीचर्स। बुद्ध की मृत्यु के बाद भी जो उनके फॉलोअर्स थे वो पूरी दुनिया में जाके बुद्ध का प्रमोशन करते रहे, बुद्धिज़्म का प्रमोशन करते रहे। और रिलीजियस प्रीचर्स हो गए जैसे कि नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, उन्होंने ऐसे टेक्स्ट लिखे थे, नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखे थे कि लोगों को समझने में आसानी हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिज़्म को जान सकें। फिर था प्रोटेक्शन ऑफ किंग। हमने देखा था कि कितने राजाओं के जो थे संरक्षण में कितनी सारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अब बात करें भले ही अजात शत्रु की या फिर बिम्बिसार की या फिर खुद महान राजा अशोक की, ठीक है, तो इन सब ने खुद भी बुद्धिज़्म को फॉलो किया था। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे कि भाई जब हमारा राजा बुद्धिज़्म को मान रहा है तो हम क्यों ना माने। उन्होंने बहुत सारा धन भी दिया राजाओं ने कि तुम जाके अपना प्रमोशन करो, ठीक है। बट इसके बाद भी एक समय आया जब बुद्धिज़्म डिक्लाइन हो गया उसी जगह में जहाँ उसका बर्थ हुआ था। कैसे भाई? क्योंकि आ चुका था बुद्धिस्ट संघ में करप्शन इन द सेंस कि अब बहुत ज़्यादा धन एकत्रित हो चुका था संघ में और विमेन की एंट्री भी हो गई थी। तो ऑब्वियसली मेन जो थे वो इन दो कारणों की वजह से अपने मेन उद्देश्य से भटक गए थे और अब करप्शन आ चुका था। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ बुद्धिज़्म इनटू डिफरेंट सेक्ट्स। अब बुद्धिज़्म जो है वो हमने देखा कि हीनयान, महायान, वज्रयान, इतने सारे सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। तो उनके फॉलोअर्स के बीच में अब कन्फ्यूजन आ चुका था और एक तरह से देखा जाए तो बुद्धिज़्म की जो है वो इमेज भी डाउन हो गई थी कि सोच रहे थे वो जब अब फॉलोअर्स में एक सोच नहीं है तो कैसे कोई धर्म बड़ा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज संस्कृत एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बाद में जाके बुद्धिस्ट टेक्स्ट में संस्कृत का प्रयोग होने लगा था तो ये अगेन वही प्रॉब्लम हो गई थी जो कि वैदिक एज में इमर्ज हुई थी कि कॉमन लैंग्वेज थी नहीं, लोगों को समझ आ नहीं रहा था, ठीक है। तो संस्कृत जो यूज़ हुई उसके कारण भी इसका डिक्लाइन हुआ है। फिर है लैक ऑफ पैट्रोनेज फ्रॉम रूलिंग क्लास। अब जो रूलिंग क्लास थी बाद में चल के उनसे पैट्रोनेज मिलना बंद हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर अशोक को लिया जाए, अशोक ने खूब दान किया बट उनके बेटों ने बुद्धिज़्म की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो इस वजह से जो है डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म हुआ। फिर था रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म। अब बाद में जो राजा आए, फॉर एग्जाम्पल शुंग डायनेस्टी, हम आगे चल के देखेंगे, तो उनके राजा खुद जो थे ब्राह्मण थे, तो वो कैसे बुद्धिज़्म के सपोर्ट के लिए आगे आते। उसके बाद आया था गुप्त एज, तो जो गुप्त के रूलर थे वो भी ब्राह्मण को ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उन्होंने हिंदुइज़्म को दोबारा रिवाइव कर दिया था आर्किटेक्चर की मदद से, टेक्स्ट लिखवा के, ठीक है। तो बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं खो गया। फिर था हुनाज और टर्क्स का इन्वेजन। अब हुनाज और टर्क्स जो थे वो आते थे, इंडिया में एंटर करते थे और पूरी चीज़ों को नेस्तनाबूद कर देते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी थी, बहुत ही ग्रेट सेंटर था पूरी दुनिया का, जहाँ पे लोग आके पढ़ते थे, चीज़ों को समझते थे, बुद्धिज़्म की टीचिंग दी जाती थी। उनको पूरी तरह उन्होंने तबाह कर दिया था। किसने? हुन्स और टर्क्स ने, इन्वेजन ने, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन कैसे हो गया उसी की जन्मभूमि में। तो जब मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है तो एक होमवर्क तो देना बनता है ना, तो वही होमवर्क ये है कि आपको पॉइंट आउट करना है कंट्रीब्यूशन बुद्धिज़्म का इंडियन कल्चर में, जो आपको समझ आया हो पिछले 2 वीडियोस में, कि बताइए कि बुद्धिज़्म ने कैसे इंडियन कल्चर में कंट्रीब्यूट किया। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। अगर आपने कमेंट सेक्शन में आंसर किया इसको, फिर मैं अलग से वीडियो बना के आपको खुद इसका आंसर दे दूँगी। सो मेक श्योर आप ज़रूर कोशिश करें, थोड़ा बहुत ही लिखें बट कोशिश ज़रूर करें, आपकी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ओके अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे आगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।